महाजनपदों की सामान्य जानकारी के बाद में अब हम बात करते हैं राजा को पैसा कहां से मिलता था। देखो बेटा, साम्राज्य चलाने के लिए इनकम जरूरी है, आर्थिक जो आपके स्रोत है, इनकम सोर्स, वो बहुत जरूरी है आपके। वो आता है टैक्स से। अब राजा को टैक्स कहां से मिलेगा? तो राजा धीरे धीरे है ना, पहले तो गिफ्ट लेता था, अब गिफ्ट की बजाय रेगुलर लोगों से पैसे टैक्स के रूप में लेने लगा, कर वसूलने लगा। वो कर पैसे भी हो सकते थे, वो सेवा भी हो सकती थी, वो अनाज भी हो सकता था, वो दान भी वो कुछ भी हो सकता था। तो सबसे पहले है कर। तो महाजनपद में जो राजा था वो उपहार की बजाय नियमित कर वसूलने लगे। राजा अब उपहार की बजाय, जो गिफ्ट पहले लेते थे, नजराने लेते थे, उपहार की बजाय नियमित अर्थात रेगुलर नियमित कर वसूलने लगे। याद रखना, अब कर की आवश्यकता क्यों थी? अगर कोई पूछ ले कि राजा कर क्यों वसूलते थे या कर की क्या आवश्यकता थी साम्राज्य को, आज भी सरकार को टैक्स की जरूरत होती है क्योंकि सेवाएं देनी पड़ती है। मान लीजिए नवोदय स्कूल, तो नवोदय स्कूल बनाने के लिए पैसा तो चाहिए ना, पैसा लोगों का टैक्स से आया है। तो इसलिए पैसे की आवश्यकता, धन की आवश्यकता जरूरी है राज्य चलाने के लिए। तो कर की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि पैसा चाहिए था। विशाल भवन, महल, किले, चार दीवारी, विशाल भवन बनाने, विशाल भवन, किले, महल, चार दीवारी आदि बनाने में, आदि के निर्माण हेतु पैसे चाहिए थे। याद रखना, सबसे पहली बात, आपको विशाल बड़े बड़े भवन बनाने हैं, किले बनाने हैं, चार दीवारी बनाने, जैसे हमने पहले देखा था। उसके बाद में देखिए सैनिकों को वेतन देने हेतु। दूसरा, जो आपके यहां सेना काम करती है, जो सैनिक काम करते हैं, उनको सैनिकों को वेतन देने हेतु पैसे देने हैं ना। जब सैलरी देनी होगी तो पैसा कहां से आएगा? टैक्स से ही आएगा। जो आपके यहां कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए कर्मचारियों को वेतन देने हेतु। आगे चलते हैं, जन कल्याण के काम अगर आपको करने हैं उसके लिए पैसा चाहिए, जन कल्याण के कार्यों हेतु। और पांचवा यहां पर, राजा तथा उसके परिवार, राजा तथा उसके परिवार के जो प्राइवेट खर्चे थे, निजी खर्च हेतु। ये 5 बिंदु है जिसके लिए पैसा चाहिए था। इसके लिए राजा को टैक्स लेना होता था। सिंपल सा फैक्ट है, कई बार एग्जाम में आता है कि राजा टैक्स क्यों लेता था। तो भवन बनाने के लिए, किले, चार दीवारी, महल बनाने के लिए, सैनिकों को सैलरी देने हेतु, कर्मचारियों को वेतन देने हेतु, जन कल्याण के काम करने के लिए, राजा और उसके परिवार के निजी खर्च जो थे उसके लिए। अब इसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट देखिए टैक्स कैसे कैसे लिया जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट जो कर था उस समय था वो भाग। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। भाग का मतलब ऐसे हिस्सा होता है, और ये हिस्सा राजा का किसमें था? किसानों की उपज में। ये किसानों से वसूला जाने वाला कर था। याद रखना, भाग क्या था? महाजनपद काल में या उत्तर वैदिक काल में किसानों से वसूला जाने वाला कर। अब कैसे वसूलते थे? वाला कर जो उपज का, जो अनाज पैदा होता था, उपज का 1/6 लिया जाता था। ये ध्यान रखना, 1/6 भाग उपज का किसानों से भाग के रूप में लिया जाता था। कई बार प्रश्न आता है भाग क्या है। अब जो किसान नहीं थे उनसे, तो जो कारीगर थे वो कारीगर श्रम के रूप में टैक्स देते थे। कारीगरों से, अब कारीगर कौन कौन हो सकते थे उस समय? कारीगर जैसे बुनकर है, सोनार है, लोहार है ना।
कारीगरों से, तो कारीगरों में कौन कौन थे? बुनकर है, सोनार है, लोहार है आदि। कारीगरों से श्रम के रूप में, मेहनत के रूप में, कारीगरों से श्रम के रूप में महीने में एक दिन, याद रखना, महीने में एक दिन काम लिया जाता था। तो ये भी टैक्स ही था एक तरह से। राजा के यहां राज्य के लिए एक दिन काम करना पड़ता था उनको महीने में, वो भी एक तरह सा लेबर टैक्स कह सकते हैं उनको, श्रम के रूप में कर। जो पशुपालक थे, पशुपालक क्या करते थे? दूध, ऊन, दही, खाल, ये सारे जो है वो राजा को देते थे। पशुपालक दूध, दही, ऊन, खाल, ये सब देते थे, ये टैक्स के रूप में देते थे। जो व्यापारी थे, व्यापारी क्या करते थे? सामान जो है वो खरीदते बेचते थे, तो उनसे जो पैसा मिलता था उसका कुछ भाग देते थे। हाँ, व्यापारी सामान खरीदने और बेचने पर टैक्स देते थे, याद रखना, शुल्क लिया जाता था, बेचने पर कर देते। हम पढ़ रहे हैं कि कर व्यवस्था क्या थी, जो राज्य था उसके इनकम के सोर्स क्या थे। आखेटक संग्राहक, जो लोग चीजों को इकट्ठा करते थे, मैं यहां लिख रहा हूं, जो आखेटक संग्राहक थे, हमने शुरू में पढ़ा था, वो क्या करते थे? जंगल से वस्तुएं लाकर देते थे, किसको? राजा को। चाहे वो लाख है, गोंद है, शहद है, जड़ी बूटियां हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये था बेटा कर व्यवस्था। और कर कैसे होता था, देखो बहुत अच्छा सा इसको मैंने बताने का प्रयास किया है। सबसे महत्वपूर्ण था भाग 1/6% किसानों से उनकी उपज का लिया जाता था। फिर कारीगरों से श्रम के रूप में एक दिन का उनको श्रम वहां पे करना पड़ता था, जिसमें बुनकर, सोनार, लोहार जैसे कारीगर शामिल थे। फिर पशुपालक जो दूध, दही, ऊन, खाल वगैरह देते थे। व्यापारी सामान खरीदना और बेचने पे कर टैक्स देते थे। आखेटक संग्राहक क्या करते थे कि जो जंगल से वस्तुएं ला करके देते थे। ये है कर और कर व्यवस्था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस समय खेती में क्या क्या बदलाव हुए, कृषि में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चेंजेज हुए एग्रीकल्चर में। लिखिए इसको, फिर हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कि महाजनपद काल में खेती में क्या क्या बदलाव हुए, कृषि में परिवर्तन। तो सबसे पहले जो परिवर्तन हुआ, चेंजेज हुआ, तो जो हल था, हल में लोहे के फाल का प्रयोग किया जाने वाला था। लोहे के फाल का प्रयोग किया जाने लगा। आपको पता है कि इस समय जो है, चाहे वो युद्ध हो, उसमें हथियार बनाने के लिए लोहे का उपयोग होता था। देखिए आपने हल देखा होगा, इस तरह से ये हल होता है। तो ये जो जमीन जोतते, ये ऊपर वाला इससे ये तीखा होता है ना, ये जो था इसको लोहे का बनाया जाने लगा। ये लोहे का फाल, तो उससे क्या होगा कि जमीन, जो कठोर जमीन भी होगी ना, तो वहां पर भी जो जुताई हो सकती। हल में लोहे के फाल का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कठोर जमीन में भी, याद रखना, जिससे कठोर जमीन में भी जुताई संभव हुई। जिससे कठोर जमीन में भी जुताई संभव हुई, परिणाम स्वरूप जुताई संभव हुई। परिणाम स्वरूप, परिणाम क्या हुआ भाई? ज्यादा जुताई होगी तो ज्यादा खेती होगी, ज्यादा खेती होगी ज्यादा उपज होगा। कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ। आप खेती जहां कर सकते हैं वो जमीन बढ़ी, कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ और अधिक उपज पैदा होने लगी, जिससे परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ
देखिए आपको नोट्स लिखने हैं, बनाने हैं बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ और अधिक पैदावार होने लगी, अधिक पैदावार होने लगी। ये आपको पहला चेंज याद रखना। अब इसके चेंज को आप आराम से समझ सकते हैं, एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। देखो लोहे का फाल जब हुआ तो कठोर जमीन जोती जाने लगी, जिससे क्या हुआ, जुताई संभव हुई बहुत सारी जगह की, है ना। कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ और अधिक पैदावार होने लगी। ये तो की वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं इस पूरे पैराग्राफ में। दूसरा चेंज, अब धान का रोप तैयार करके बोया जाने लगा। दूसरा चेंज क्या हुआ, धान का रोप तैयार कर, धान का रोप तैयार कर बोया जाने लगा। धान का रोप तैयार करके बोया जाने लगा। पहले की तुलना में अब ज्यादातर पौधे जीवित रहने लगे, क्योंकि अब जो एग्रीकल्चर स्किल है, जो दक्षता है, लोगों ने प्राप्त कर ली थी। पहले की तुलना में, पहले की बनिस्पत या पहले की तुलना में अधिक पौधे जीवित रहने लगे। और क्या हुआ, देखो बेटा खेती जो है ना वो बहुत मेहनत का काम, हर कोई आदमी कर नहीं सकता था, है ना। तो पहले की तुलना में अधिक पौधे जीवित रहने लगे। परिणाम क्या हुआ कि पैदावार भी बढ़ी, है ना, पैदावार बढ़ी। अब जो खेती है वो मेहनत का काम था, तो क्या चेंज है, कौन लोगों ने इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया, जो मेहनत कर सकते थे। तो खेती का काम परिश्रम वाला था, इसमें दास दासी, जो लोग नौकर चाकर थे, भूमिहीन जिनके यहाँ खेती नहीं थी लेकिन काम करना चाहते थे, वो दूसरों की जगह पे, दूसरों की खेती पे काम करने लगे। तो इससे जो है खेतिहर मजदूर जो है वो विकसित हुए, एक वो परंपरा आगे बढ़ी। देखिए यहां लिखता हूं मैं, ये 3 चेंजेज है। खेती का काम परिश्रम वाला था, खेती का काम ज्यादा परिश्रम वाला था। तो इसमें कौन लोग काम करते थे, देखिए परिश्रम का था, जिसमें दास दासी, फिर जो खेतिहर मजदूर थे, भूमिहीन, जिसके पास भूमि नहीं थी लेकिन जो परिश्रम करते थे उनको भूमिहीन खेतिहर मजदूर कहा गया। खेती में काम करने वाले भूमिहीन खेतिहर मजदूर। देखो दास दासी, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, फिर आपके जो दूसरे मजदूर थे सामान्य मजदूर, है ना। इस तरह से कमकार, जिसको कमकार कहा गया। ये सारे शामिल थे। तो ये खेती में बदलाव से छोटा सा टॉपिक है, आपको पता रखना है ऐसे, ठीक है। यहां पर धान का रोप तैयार करके बोया जाने लगा। पहले की तुलना में अधिक पौधे जीवित रहने के लगे, ये दूसरा, ये तीसरा। फिर आपके खेती का काम परिश्रम वाला है, इसमें जो जो लोग शामिल थे इसकी आपको सूची बनानी। यह है महाजनपद काल में कृषि में क्या क्या बदलाव हुए। देखिए इसको, यहां पर दूसरा वीडियो समाप्त होता है। अब हम इसके बाद में तीसरे वीडियो पे चर्चा करेंगे।